बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 जो कि है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। उसका टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। स्टूडेंट, इससे पहले अगर आप लोगों को याद हो, जब हम वेक्टर एडिशन की बात कर रहे थे तो उस टाइम भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि हम दो तरीकों से जो है वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। एक था हमारे पास ग्राफिकल मेथड और दूसरा था हमारे पास एनालिटिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड तो हम उसी टाइम डिस्कस कर चुके थे जिसमें हमने हेड टू टेल रूल डिस्कस किया हुआ था, और उसी लेक्चर में हमने बात की थी कि हम इंशाल्लाह एनालिटिकल मेथड नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला मेथड है, इसको एक और नाम हम देते हैं एनालिटिकल मेथड। तो आइए देखते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला मेथड है उसके ज़रिए हम कैसे टू वेक्टर्स को या मोर देन टू वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम बात करते हैं कि दिस मेथड इज आल्सो नोन एज एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो हमारे पास वेक्टर एडिशन का मेथड है जिसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं, इसको और नाम जो हम देते हैं वो क्या है हमारे पास एनालिटिकल मेथड। अब इसमें होता क्या है कि फॉर एग्जांपल लेट वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एंगल्स थीटा ए एंड थीटा बी रिस्पेक्टिवली विद एक्स एक्सिस। लेट हमारे पास कोई से दो वेक्टर्स है, एक को हमने वेक्टर ए का नाम दिया है जो थीटा ए बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, और दूसरा हमारे पास वेक्टर बी है जो कि थीटा बी बना रही है एक्स एक्सिस के साथ एंगल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आफ्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल वी गेट रिजल्टेंट वेक्टर और मेकिंग एन एंगल थीटा और एज शोन इन फिगर। अब हम क्या करते हैं, जो एनालिटिकल मेथड है उसके लिए पहले आपने हेड टू टेल रूल वाला जो है वो रूल्स ही अप्लाई करनी होगी, हेड टू टेल रूल वाली रूल मेथड। अब यहाँ पे हमने क्या करना होता है, इन दोनों को हम हेड टू टेल रूल कंबाइन करते हैं। अब हेड टू टेल रूल ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं डिटेल में, आप वो लेक्चर डिस्कस कर सकते मीन्स देख सकते हैं। उस लेक्चर का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि हम किस तरह टू वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से जो है हम कंबाइन कर सकते हैं। तो हमने क्या करना होता है, मैं जनरल ब्रीफ जो है इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने जो वेक्टर है ए फॉर एग्जांपल उसके साथ हम बी को ऐड करें बाय हेड टू टेल रूल, तो जस्ट इस वेक्टर बी को आपने उठा के वेक्टर ए के हेड के साथ जो है क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है, कंबाइन करना होता है उतनी ही एंगल के साथ जितना एंगल वेक्टर बी बना रही है। तो यहाँ पे हमने वेक्टर ए को उठाया, ठीक है, ये वेक्टर ए है और जो कि एंगल थीटा ए बना रही है उसको हमने उठा के थीटा वेक्टर बी को हमने इसके हेड के साथ अटैच किया, ठीक है, जो कि थीटा बी है। अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास हवा में एक्स एक्सिस तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसके साथ कंपेयर करते, जो नीचे वाला एक्स एक्सिस है इसके साथ हम कंपेयर करके एक लाइन ड्रा करते हैं जो कि बिल्कुल पैरेलल हो, वो फिर हम कंसीडर करते हैं एक्स एक्सिस। मीन्स इस एक्सिस को फिर हम इस लाइन को हम एक्स एक्सिस ही कंसीडर करते हैं। तो अब देखो ये हमारे पास वेक्टर बी हो गया। अब जब हम दो वेक्टर्स को कंबाइन करते हैं बाय हेड टू टेल रूल, तो उसका जो हमारे पास वेक्टर आएगा रिजल्टेंट वेक्टर, उसको फिर हम क्या, उसको हम कैसे जो है वो फाइंड आउट करते हैं। हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वेक्टर के टेल को सेकंड वेक्टर के हेड के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो ये हमारे पास जो रेड में आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट होके इस वेक्टर बी के हेड को क्या करता है, टच कर लेते हैं, और इसको फिर हम क्या नाम देते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल आर। और ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्स के साथ, थीटा आर। ये काम अभी हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो अगर आप देखें इसके फिर हमने क्या करना होता है, कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने होते हैं, जो कि यहाँ पे अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब कंपोनेंट्स, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने बात की थी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम कैसे एक वेक्टर को जो है उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो उसको आप डिटेल में देखें, अगर आपने इसको सीखना है तो पहले आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को मस्ट देखें। तो उसमें क्या करना होता है कि हमने एक वेक्टर से जो हम परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा कर लेते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर भी वाई एक्सिस के ऊपर भी। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए से जो एक कंपोनेंट या जो आप कह सकते हो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ऑन एक्स एक्सिस, जिसको फिर चूंकि ये अलोंग वाई एक्सिस है, ये वाला कंपोनेंट क्या है, अलोंग वाई एक्सिस। तो जब अलोंग वाई एक्सिस होगा उसको फिर हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, ए वाई से। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कर लेता हूँ, चलो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपके लिए बना लेता हूँ कि लेट ये कोई एक हमारे पास वेक्टर है ए, ठीक है, इसके मैं कंपोनेंट्स फाइंड आउट करें। तो यहाँ से हमने क्या करना होता है, एक परपेंडिकुलर ड्रा करना होता है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अब देखो इसको अगर हम ये कंपोनेंट हम देखें, ये वाला जो कंपोनेंट बना हुआ है इस वेक्टर ए का, तो ये किसके साथ जो है वो पैरेलल है, कौन से कंपोनेंट के साथ,
एक्सिस के साथ जो है वो पैरेलल है वो वाई एक्सिस के साथ, तो ये हम देते हैं इसको ए वाई का नाम। इसको हम क्या नाम देते हैं? ए वाई का नाम, क्योंकि ये वेक्टर ए है, ये इसका क्या हो गया? वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे पास कंपोनेंट बनेगा ये वाला, ये चूंकि अलोंग एक्स एक्सिस है तो इसको फिर हम क्या नाम देते हैं? ए एक्स का नाम दे देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है? एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। काइंडली आप वो वीडियो मस्ट देखें, उसको स्किप मत करें। अब देखो ये मेथड हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे हमने ए के जो है कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लिए जो एक्स एक्सिस के साथ जो है मींस पैरेलल में है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? ए एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस या एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, और दूसरा हमारे पास जो वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है उसको फिर हम ए वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं कि वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, या दूसरा हम नाम देते हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है। सिमिलरली फिर हम इस वेक्टर बी को, यहाँ पे हमारे पास ये वेक्टर बी है, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, चलो यहाँ पे लिख लेते ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये हमारे पास है वेक्टर बी। अब इसके कंपोनेंट्स अगर हम फाइंड आउट करें तो देखो अगेन वहां से ऊपर से जो हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर जब हम ड्रा करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस का कंपोनेंट हो गया। अगेन उसको हम बी वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो एक्स एक्सिस के साथ जो है वो करस्पॉन्डिंग है या उसके साथ जो है पैरेलल है अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसको हम किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं? बी एक्स से। इज इट क्लियर? तो ये जस्ट वो प्रीवियस टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। अब देखो जो फोर्थ फिगर है हमारे पास ये वाला, इसमें बाकी वही चीज़ें इसको हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं। अगेन ये हमारे पास क्या है? वेक्टर ए जो कि एंगल बना रहा है थीटा ए, फिर हमने वेक्टर बी को उठाया यहाँ पे लगाया जो कि बना रहा है एंगल थीटा बी, और उसके बाद ये उसका रिजल्टेंट वेक्टर है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, जो कि एंगल बना रहे थीटा आर अलोंग एक्स या विद एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर? अब हम क्या करते हैं? जो मेथड हमने यहाँ पे अप्लाई किया हम उसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट करते हैं। पहले हम वाई ए के कंपोनेंट्स फाइंड आउट करते थे, इस ए को हम नाम देते हैं ए वाई जो कि अलोंग वाई एक्सिस है, और दूसरे कंपोनेंट को हम नाम देते हैं ए एक्स जो कि अलोंग एक्स एक्सिस है। सिमिलरली फिर हम वेक्टर बी के कंपोनेंट्स फाइंड आउट करते हैं, जो वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है उसको हम बी वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है उसको हम बी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये काम तो हम यहाँ पे भी कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस आर की, क्योंकि हम यहाँ पे टॉपिक इसका क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमने वेक्टर की एडिशन करनी बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो अब इस रिजल्टेंट वेक्टर की भी हमने क्या करना होगा? कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने होंगे। तो अगेन उसके भी इसी तरह सिमिलर तरीके से जो कि यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से हम आर के भी जो कंपोनेंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो एक कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस होगा जिसको मैंने आर वाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और एक कंपोनेंट जो है अलोंग एक्स एक्सिस होगा जिसको फिर हमने आर एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, थोड़ी सी जो आप लोग की तवज्जो चाहता हूं, यहाँ पे अगर हम देखें ये जो कंपोनेंट रह गया, ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये जो पोर्शन है अगर हम देखें तो ऊपर क्या है? ये किस चीज के बराबर है? बी एक्स के बराबर है। किस चीज के बराबर है? बी एक्स। दोनों पैरेलल है, ठीक है, और सेम मैग्नीट्यूड है उसका, तो क्या मैं इसको बी एक्स का नाम दे सकता हूं? यस, ये हमारे पास क्या हो गया? बी एक्स। ठीक है, किस चीज के बराबर लिया हमने? इसको बी एक्स के बराबर लिया। सिमिलरली अगर हम ये पोर्शन देखें यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है हमारे पास? ये बिल्कुल इस लाइन के बराबर है। ठीक है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये, और ये किस चीज के बराबर है? ए वाई। तो जब ये ए वाई है तो ये जो इसका करस्पॉन्डिंग साइड है, पैरेलल साइड है, उसको भी हम क्या नाम देते? ए वाई का नाम देते थे। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। जस्ट हमने उसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट किया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इज इट क्लियर? अब देखो इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे और साथ में एंगल भी फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखो सबसे पहले हम आ जाते हैं, अगर हम इस आर रिजल्टेंट वेक्टर को देखें, रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा जो है वो किस चीज के बराबर होगा? जो वेक्टर्स हमने ऐड किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक सिंपल सा जो है आप लोगों की कोई से दो वेक्टर्स बना लेता हूँ। लेट्स सपोज ये वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए, ठीक है, ये वेक्टर बी। अब ये इसका क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर आर। ठीक है, अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा ये क्या है? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। इन दोनों को जब हमने ऐड किया हुआ है तो उससे बना हुआ है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? किस चीज के बराबर होगा? कि आर इज इक्वल टू ए प्लस बी।
वेक्टर आर जो किस चीज के बराबर होगा, ए प्लस बी। तो सिमिलरली यहाँ पे जो क्या हमने दो वेक्टर्स ए एंड बी को कंबाइन किया हुआ है, ऐड किया हुआ है, उससे हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि जो हमारे पास हेड टू टेल रूल, आफ्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल वी गेट रिजल्टेंट वेक्टर और मेकिंग एन एंगल थीटा आर इज शोन इन फिगर। ठीक है, सो सच दैट आर इज, आर किस चीज के बराबर होगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, जिस तरह मैंने आपको यहां पे समझाया, आर किस चीज के बराबर है, ए प्लस बी। लेट इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब देखो, फ्रॉम गिवन फिगर वी सी दैट, ये जो हमारे पास फिगर है, लास्ट वाला फिगर जो कि हमने डिटेल में बनाया हुआ है, इसमें अगर हम देखें जो आर एक्स है, आर एक्स, ये आर एक्स किसके बराबर है, अगर ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट जो बी एक्स मीन्स ए एक्स और बी एक्स दोनों को हम कंबाइन कर ले, ऐड कर ले, तो किस चीज के बराबर होगा, आर एक्स के बराबर होगा ना। यहां पे हम फिगर से देख सकते हैं ये आर एक्स किस चीज के बराबर, ए एक्स प्लस बी एक्स। तो सिंपल हमने यहां पे लिखा हुआ है कि वी सी दैट कि आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। अगर मैं इसको यूनिट और मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख लूं, जो वेक्टर का कंप्लीट जो है रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उसमें हम क्या करते थे, मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट वेक्टर लिखते थे। तो चूंकि ये एक्स एक्सिस के साथ रिलेटेड है, ये कंपोनेंट्स ए एक्स और बी एक्स, तो अगर आप लोगों को याद हो एक्स एक्सिस के लिए जो हम यूनिट वेक्टर यूज करते थे, क्या यूज करते थे, स्मॉल आई विथ कैप। तो अब आप देखो इसको, इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना कि आर एक्स विद आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स विद आई यूनिट वेक्टर प्लस बी एक्स विद आई यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास आई कैप ये क्या यूनिट वेक्टर्स है, जस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, बाकी कुछ नहीं है। देयरफॉर अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूं, क्योंकि मैग्नीट्यूड अगर आपको याद हो, मैग्नीट्यूड में फिर हम जो है उसके साथ ये जो यूनिट वेक्टर है वो हम नहीं लिखते, सही है। अब देखो ये हमारे पास क्या होगा, चूंकि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखते हैं, तो ये हमारे पास आर एक्स मॉड में हम लिखते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू जस्ट ए एक्स प्लस बी एक्स और मॉड, इसके साथ ये यूनिट वेक्टर। अब हम नहीं, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। ठीक है, ये हमारे पास आर का जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है उसका मैं एक्स कंपोनेंट मैंने लिख लिया। अब इसके वाई कंपोनेंट की तरफ आते हैं। अगर यहां पे हम वाई कंपोनेंट को देखें, रिजल्टेंट वेक्टर आर के वाई कंपोनेंट, तो ये किस चीज के बराबर है, ए वाई प्लस बी वाई। सिंपल, ए वाई प्लस बी वाई, ये दोनों बराबर है ना। तो अब यहां पे हम लिखते हैं कि सिमिलरली आर वाई कंपोनेंट जो है ये किस चीज के बराबर है, ए वाई प्लस बी वाई। अब इसको भी हम इसके साथ यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं, जस्ट रिप्रेजेंटेशन थोड़ी जो आपकी, जब आप इस तरह की रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं पेपर में, तो उससे आपकी पेपर की जो प्रेजेंटेशन वो अच्छी हो जाती है। जब वो जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर को चेक कर रहा होता है, वो जब देखते हैं कि यहाँ पे उन्होंने यूनिट वेक्टर वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं, तो आपको फुल मार्क्स देते हैं। इसलिए हम यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सारे बनाते हैं, ये लिखते हैं, ताकि आप लोग की जो क्वेश्चन होगी पेपर में वो फिर ज़्यादा अच्छा जो है वो रिप्रेजेंटेशन हो, एक्सप्रेशन अच्छा दे। अब देखो यहाँ पे अगेन इसके साथ हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं। अब आप खुद सोचें कि हमारे पास ये जो कंपोनेंट ये अलोंग वाई एक्सिस है, अब वाई एक्सिस की जो डायरेक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते थे, जरा सोचिए, जे, स्मॉल जे विद कैप। तो अब यहां पे हम क्या लिखते हैं, आर वाई विद स्मॉल जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वाई, ये भी वाई कंपोनेंट है, जे यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर। अगेन इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते, मैग्नीट्यूड में मैं अगेन फिर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उसमें हम यूनिट वेक्टर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, और यूनिट वेक्टर में क्या शो करता है, डायरेक्शन। सो हमारे पास क्या होगा, आर वाई मॉड इज इक्वल टू जस्ट ए वाई प्लस बी वाई मॉड, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। इज इट क्लियर? अब देखो स्टूडेंट, हमारे पास यहां पे अगर हम देखें, हमने इस रिजल्टेंट वेक्टर आर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, कंपोनेंट में डिवाइड, तो मतलब क्या होगा कि ये आर किस चीज के बराबर होगा, आर एक्स प्लस आर वाई। जिस तरह अगर आप देखो यहां पे मैंने बताया ना कि इस आर को हमने ए और बी इन दोनों को कंबाइन किया, तो हमारे पास क्या, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो सिमिलरली अगर यहां पे हम देखें कि अगर हम इस वेक्टर आर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, एक हमारे पास है आर वाई और दूसरा हमारे पास क्या है, आर एक्स, ठीक है, एक आर वाई है और दूसरा आर एक्स, तो ये आर किस चीज के बराबर होगा, आर एक्स प्लस आर वाई, ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों के कंपोनेंट्स हैं।
तो यहां पे भी हम यही बात करते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं कि बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यही मेथड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला मेथड, उसमें हमने क्या लिखा है कि आर जो है ये बराबर है आर एक्स प्लस आर वाई। देखो ना, आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। अगर आर की जगह मैं ए लिखूं तो ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई, बी इज इक्वल टू बी एक्स प्लस बी वाई। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास आ गया आर एक्स प्लस आर वाई, लेकिन उसके साथ मैंने यूनिट वेक्टर्स भी लिखे हैं क्योंकि एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, तो उसके साथ हम जो यूनिट वेक्टर लिखते हैं आई, और जो आर वाई कंपोनेंट है उसके साथ हम जस्ट जे कंपोनेंट। मींस सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, जस्ट जो एक्स कंपोनेंट होगा उसके साथ आप आई लिखा करें, जो वाई कंपोनेंट उसके साथ आप जे लिखो, खत्म खबर। नाउ अब हम क्या करते हैं, ये जो दो इक्वेशन है बच्चों की, हम यहाँ पे हमारे पास आर एक्स भी आ गया, आर वाई भी आ गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने इस इक्वेशन नंबर 2 से और इक्वेशन नंबर 3 से आर एक्स और आर वाई की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन नंबर 4 में लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर एक्स है और आर वाई है। तो इन दोनों की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये मैं जस्ट लिख रहा हूं, ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूं, ये इक्वेशन आर एक्स और ये इक्वेशन आर वाई, इन दोनों को मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर रहा हूं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर रहा हूं। तो हमारे पास क्या होगा, या जस्ट मैंने अब लिखा है कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 3 को मैं पुट कर रहा हूं, सिंपल केस है जस्ट। फिर यहाँ पे उसके साथ जब हम ये लिखेंगे तो आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पे तो मॉड है, यहाँ पे तो आपने मॉड नहीं लिखा, जस्ट मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म नहीं लिखता, उसके साथ जस्ट यूनिट फैक्टर आ गया ना, तो मॉड लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अब देखो हमारे पास आ जाएगा फिर आर इज इक्वल टू आर एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स जस्ट विद आ यूनिट फैक्टर, प्लस आर वाई की वैल्यू क्या है, ए वाई प्लस बी वाई है, यहां से भी आप लिख सकते हो कि ए वाई प्लस बी वाई। इज इट क्लियर? और इसके साथ क्या है हमारे पास, जे यूनिट वेक्टर। अब ये तो हमारे पास एक कंप्लीट जो है वेक्टर फॉर्म आ गया, इज इट क्लियर, जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ में यूनिट वेक्टर भी है। अगर मैं जस्ट मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं, मैग्नीट्यूड आप लोगों को याद होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में कि जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं तो वो किस चीज के बराबर होता है कि आर मॉड इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अब आप कहेंगे कि ये फार्मूला कैसे आ गया, इसके लिए आपने रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर को मस्ट जो है वो अंडरस्टैंड करना होगा, उसको मस्ट आपने देखना होगा, वॉच करना होगा उस यूनिट। मींस अगर आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है तो आपने रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर को मस्ट अंडरस्टैंड करना होगा। उसका लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में मस्ट दूंगा उस यूनिट की, उस वीडियो की, लेक्चर की। तो हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड फार्मूला क्या है, जस्ट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अब देखो आर एक्स आर वाई, जस्ट इसकी वैल्यूज हमने पुट करनी, आर एक्स की वैल्यू ये है, आर वाई की वैल्यू ये है, जस्ट यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे लिखे पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 2 ये है, इक्वेशन नंबर 3 ये है, जस्ट इस इक्वेशन नंबर 6 में पुट करना है। हमारे पास क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू आर एक्स की जगह हम क्या लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स, और ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर, और आर वाई किस चीज के बराबर है, ए वाई प्लस बी वाई, तो ए वाई प्लस बी होल स्क्वायर एंड स्क्वायर, और ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। इज इट क्लियर? ये इक्वेशन नंबर 7 हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड। अब दूसरा हम क्या यूज कर फाइंड आउट करते हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा क्या होता है, याद करो हम रिजोल्यूशन फैक्टर्स में पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा है एंगल मींस डायरेक्शन। अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। नाउ स्टूडेंट अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं। तो ऑलरेडी हमें पता है कि हम थीटा डायरेक्शन हमें एंगल से रिप्रेजेंट होती है, हम एंगल से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। हमेशा फार्मूला हम क्या लिखते थे, हमने लिखा था, अगर आपको याद हो रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर में, कि टेंजेंट इनवर्स क्या है था, दो वेक्टर्स हमने लिए थे ना, ए एंड बी, या अगर आप फॉर एग्जांपल कोई से एक वेक्टर ले, लेट्स सपोज मैं एक वेक्टर ए लेता हूं तो ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स आएगा। अगर मैं बी लेता हूं तो हमारे पास क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स बी वाई डिवाइडेड बाई बी एक्स, अगर हमारे पास वेक्टर बी है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास वेक्टर क्या है, आर, वेक्टर हमारे पास क्या है आर, तो फिर क्या होगा, वहां पे हम क्या लेंगे, आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। तो अब आर वाई की वैल्यू ऑलरेडी मैं इक्वेशन नंबर 2 में लिख चुका हूं, जो कि ए एक्स और बी एक्स के बराबर है, सॉरी ए वाई और बी वाई के बराबर है, जबकि आर एक्स किस चीज के बराबर है, ए एक्स और बी एक्स। तो मैंने यहाँ पे अगेन लिखा है पुटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 8, और यहाँ पे इक्वेशन 2 और 3 में जो है वो रफ कर चुका हूँ, तो ऑलरेडी जो है आप लेक्चर में देख सकते हो
तो यहाँ पे क्या गया, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई की जगह क्या आ जाएगा ए वाई प्लस बी वाई, और आर एक्स की जगह क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स, इक्वेशन नंबर। तो इस इक्वेशन से हम थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो हमने जितनी कैलकुलेशन की, ये तो हमने जस्ट 2 वेक्टर्स दिए ए और बी। अगर हमारे पास मोर देन 2 वेक्टर्स हो, फॉर एग्जांपल 3 वेक्टर है, 4 है, अप टू सो ऑन मींस n वेक्टर्स हैं, तो फिर उसके लिए हमने कैलकुलेशन किस तरह करनी होगी, यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर मोर देन 2 वेक्टर्स लेट ए बी सी एंड सो ऑन डैश डैश डैश। तो फिर यही इक्वेशन जो मैग्नीट्यूड वाला है, मैग्नीट्यूड के लिए यही इक्वेशन फिर हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन नंबर 7 आर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। जितने भी वेक्टर्स है एक्स कंपोनेंट सारे एक साइड पे लिखो, वाई कंपोनेंट सारे दूसरे साइड पे लिखो, तो हमारे पास क्या आएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस एफ एंड सो ऑन होल स्क्वायर, प्लस फिर जो इसका y कंपोनेंट होगा तो ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी वाई प्लस ई वाई एंड सो ऑन होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर 10, जब हमारे पास मोर देन 2 वेक्टर्स हो, 3 होते हैं, 4 आते हैं, जितने भी आते हैं, ये इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन फिर क्या होगी, वही फार्मूला, यही इक्वेशन नंबर 8 जो है हमारे पास क्या होगा कि टेंजेंट इनवर्स जो इक्वेशन नंबर 9 है, जस्ट सॉरी मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 8 लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर 9, जो इक्वेशन नंबर 9 है ये वाला, तो ये किस चीज के बराबर है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी वाई एंड सो ऑन डैश डैश डैश, सिमिलरली डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हम कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं, हम कैसे उसकी जो है एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं, हम वेक्टर एडिशन करते हैं। अब यहाँ पे उसके इसी के साथ रिलेटेड है एक छोटा सा टॉपिक गिवन है कि अगर हमारे पास जो है रिजल्टेंट वेक्टर जो है आर, ठीक है, अब वो जो है उसको अगर हमने फाइंड आउट करना होगा, उसके एंगल को हमने फाइंड आउट करना होगा, तो वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के ऊपर। तो चूंकि हमारे पास जो है 4 क्वाड्रेंट्स है, क्वाड्रेंट 1 2 3 एंड 4, तो अगर हमारे पास आर जो है, आर की वैल्यू अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो तब हम जो है एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में है तब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, थर्ड में है फिर कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंगल फोर्थ में अगर है तो फिर हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसको यहाँ पे हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं क्योंकि उसकी नई वीडियो नहीं बना सकते, इसी वीडियो में हम इसको कंप्लीट करते, क्योंकि वो टॉपिक जो है इसी का जो है आप कह सकते हो सब टॉपिक है। तो हमारे साथ रहिए। नाउ स्टूडेंट, रूल्स फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो है डायरेक्शन हमेशा थीटा जो है इसमें हमारे पास डिपेंड करता है आर वाई और आर एक्स के ऊपर, उनके साइन के ऊपर। किस तरह डिपेंड करता है हम देखते हैं कि द साइंस ऑफ आर एक्स एंड आर वाई वेक्टर्स डिटरमिन द क्वाड्रेंट इन विच द रिजल्टेंट वेक्टर लाइज। जो हमारे पास आर एक्स और आर वाई है, इनके साइंस हमें बताएंगे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, हमारे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है, इसमें हमारे पास ये क्या है, एक्स एक्स डैश, ये हमारे पास क्या है, वाई वाई डैश। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ये हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसमें हमारे पास एक्स क्या है, चूंकि ये नेगेटिव साइड पे जा रहा है तो एक्स नेगेटिव है, जबकि वाई क्या होता है, पॉजिटिव। इसमें दोनों हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव। एक्स और वाई दोनों हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव। जबकि इस केस में अगर हम देखें एक्स पॉजिटिव है जबकि वाई क्या है, नेगेटिव है, डाउन है, तो इसमें हमारे पास एक्स पॉजिटिव और वाई क्या होगा, नेगेटिव। ये आपने ध्यान में रखनी होगी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारे पास क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपने ध्यान में रखनी है, मैथमेटिक्स में आप पढ़ चुके हैं। सो फॉर दिस पर्पज फर्स्ट वी डिटरमिन द वैल्यू ऑफ फाई, फाई एंगल है इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइन ऑफ आर एक्स एंड आर वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम एंगल फाई जो है वो लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अब हम साइन को इग्नोर करें। फर्स्ट हम साइन को इग्नोर करें, हम ये नहीं देखते पॉजिटिव या नेगेटिव है, जस्ट फार्मूला हम लिखते हैं। तो वो फार्मूला हमारे पास क्या है, कि फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। ये फार्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एंगल के लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास साइन जो है वो चेंज हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो फिर एंगल हमारे पास कितनी होगी। तो अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन बोथ आर एक्स एंड आर वाई आर पॉजिटिव, देखो जब दोनों हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव हो, देन आर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फिर हमारे पास आर कहाँ पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा।
ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो थीटा होगा वो इसी फाई के बराबर ही होगा, जो कि बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास जो है, अगर हमारे पास आर एक्स भी पॉजिटिव है, आर वाई, इसको भी हम आर वाई कह सकते हैं, आर वाई भी पॉजिटिव है, तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कहाँ पे लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और उसके लिए सिंपल यही फार्मूला हम यूज करेंगे कि थीटा इज इक्वल टू फाई विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। अब सेकेंड केस में हम जाते हैं कि इफ आर एक्स इज नेगेटिव एंड आर वाई इज पॉजिटिव, एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो फिर आर कहां पे लाई करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहां पे देखो एक्स कंपोनेंट हमारे पास क्या है? नेगेटिव, वाई कंपोनेंट हमारे पास क्या है? पॉजिटिव। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो यहां पे हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखे हैं, ये हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक है। तो फिर क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास अगर x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है, तो फिर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पे लाई करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, ये इसका हमारे पास y कंपोनेंट यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, शो कर सकते हो, यहाँ पे भी आप शो कर सकते हो। तो ये आर वाई और ये हमारे पास क्या है? आर एक्स। और ये एंगल क्या बना रहा है? फाई। अब चूंकि हम हमेशा एंगल को मेजर करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहां से जब मैं एंगल लूंगा, देखो ये हमारे पास है थीटा। असल में ये जो रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल है वो ये है थीटा, ठीक है, ये नहीं है आर, ये वेक्टर थीटा, क्योंकि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रह रहे हैं, तो ये थीटा। अब ये थीटा किस चीज के बराबर होगा? अब देखो लेट, अगर इस एंगल को मैं फाई का नाम देता हूं, ठीक है, तो अब देखो यहां पे किस चीज के बराबर? ये क्या है? 180 के बराबर है ना। स्ट्रेट एंगल हमारे पास कितने के बराबर है? 180। अब ये क्या है? ये 180 से कम है या ज्यादा है? अगर ये जो है आर बिल्कुल स्ट्रेट होता तो फिर हम इसको 180 कंसीडर करते, लेकिन ये तो 180 से ऊपर है, मतलब या तो 120 है, या तो 130 है, या 140, तो ये क्या है? कम है ना। तो फिर ये एंगल किस चीज के बराबर होगा? ये थीटा। ये थीटा बराबर होगा 180 माइनस 5। अगर इस 180 से मैं इस पोर्शन को खत्म कर लूं तो फिर क्या होगा? ये थीटा के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? सिंपल मैं आपके लिए आसान कर लेता हूं। लेट, अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, ये हमारे पास है टोटल 180, टोटल क्या है? 180 है। अब देखो फॉर एग्जांपल ये 180 है, मैंने फाइंड आउट करना है यहां से लेकर यहां तक, कि यहां से लेकर यहां तक कितना है, मुझे नहीं पता, ये 0 है। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये गिवन है, ये लेट सपोज ये हमारे पास है 60, कितना है? 60। तो फिर ये कितने के बराबर होगा? आप खुद बताएं। अगर मैंने यहां से लेकर यहां तक फाइंड आउट करना है, यहां से लेकर यहां तक जो है ये 180 है, ठीक है, मैंने जस्ट ये वाला पोर्शन फाइंड आउट करना है, ये पोर्शन। अब मुझे पता है कि ये 60 है, तो फिर ये कितने के बराबर होगा? आप डायरेक्ट बताए ना, 180 माइनस 60, ये कितने के बराबर होगा? 120। अब ये 120 कैसे आ गया? मैंने 180 से इस 60 को माइनस कर लिया, तब ये 120 आ गया ना। तो सिमिलरली अगर ये थीटा है और ये पाई है और मुझे थीटा चाहिए, तो फिर मैं क्या करूंगा? इसी 180 से मैं 5 को माइनस कर लूंगा ना, तब मेरे पास थीटा आएगा। तो सेम केस यहाँ पे, तो इसमें आपने जो है कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 5। अब 5 की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है, जो कि टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स, तो जस्ट यहाँ पे हमने पुट कर लिया, ये फार्मूला हमारे पास आएगा। आपने देखना होगा कि रिजल्टेंट वेक्टर की एक्स और वाई कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर हमारे पास आर एक्स जो है नेगेटिव है और आर वाई पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फिर आपने ये फार्मूला यूज करना होगा। इज इट क्लियर? अब थर्ड केस में हम जाते हैं कि हमारे पास इफ आर एक्स एंड आर वाई बोथ आर नेगेटिव, अगर दोनों हमारे पास नेगेटिव है, देन आर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगेन यहाँ पे आ जाइए, ये देखो इस कंपोनेंट में, इस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है हमारे पास? एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी हमारे पास क्या है? नेगेटिव। तो दोनों जब नेगेटिव थे, कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसमें हमने क्या करना होगा? देखो जरा, यहां पे देखते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अगेन वही बात, हमारे पास ये आर एक्स क्या है? नेगेटिव, आर वाई भी हमारे पास क्या है? नेगेटिव। दोनों जब नेगेटिव होंगे तो हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आर जो है, चूंकि मैंने यहाँ पे इसको नाम नहीं दिया आर, ये जो हमारे पास आर है, ये फिर क्या होगा? कहाँ पे लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में,
ठीक है। अब इसका फार्मूला हमने मींस एंगल कैसे फाइंड आउट करना होगा, अगेन मैं आपको बता देता हूं। ये हमारे पास क्या है, फाई, ठीक है, ये फाई के बराबर। मैंने एंगल फाइंड आउट करना है यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस आर तक, मींस ये थीटा फाइंड आउट करना होगा। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये कितना है 180, मैंने अभी बताया ये 180 एंगल है स्ट्रेट। अब ये क्या हो गया 180 से नीचे आ गया ना, मतलब 180 से ज्यादा, देखो 0 फिर 90 फिर 180 फिर नीचे आएगा 270। हाँ, मीन इस तरह हम जाते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज जब हम जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं, क्लॉकवाइज जब हम जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज देते हैं। तो यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जा रहे हैं नीचे। तो ये अगर हम देखें 180 से ज्यादा हो गया, जब 180 से ज्यादा होंगे तो फिर हम जस्ट क्या लिखते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस कितना ज्यादा है 5। इस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि कितना कम है 5। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जब होगा तो फिर ये कितना ज्यादा है 5, सॉरी, तो ये हमारे पास कितना ज्यादा होगा 5। तो 180 प्लस 5 ये फिर हमारे पास ये एंगल आ जाएगा थीटा, ठीक है। 180 प्लस 5, 180 ये स्ट्रेट और उसके साथ ये वाला पोर्शन, और ये पोर्शन कितने के बराबर है 5 के बराबर। तो ये हमारे पास क्या होगा 180 प्लस 5 किस चीज के बराबर, ये इक्वेशन है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स। थर्ड केस में अगर हमारे पास इफ आर एक्स इज पॉजिटिव एंड आर वाई इज नेगेटिव देन आर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो अगर हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव है जबकि y की वैल्यू नेगेटिव है तो फिर हमारे पास ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे भी हमने यही बात की, अगर आर एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव y कंपोनेंट नेगेटिव तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फिर इसके लिए हमने फार्मूला कैसे फाइंड आउट करना होगा, देखो जरा, ये हमारे पास जो है आर एक्स पॉजिटिव कंपोनेंट आर वाई नेगेटिव कंपोनेंट, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पे आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब लेट ये हमारे पास क्या है 5 है। अब देखो हमेशा याद रखो स्टूडेंट, जब हम कोई एक सर्कुलर एंगल बनाते हैं, टोटल एंगल अगर हम लेते हैं, लेट मैं यहाँ पे लेने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल देखो, ठीक है, यहां से मैं स्टार्ट ले रहा हूं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट में 0, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है 90, ये हमारे पास क्या होता है 180, ये हमारे पास होता है 270, और जब फिर वापस आ जाते हैं तो ये हो जाते हैं 360। मीन सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है 360 है ना। तो यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो 90, यहाँ पे पहुंच जाते हैं 180, यहाँ पे पहुंच जाते हैं 270, और यहाँ पे जब पहुंच जाते हैं तो ये कितना हो जाते हैं 360 एंगल, टोटल अब 360 डिग्री हो गया। जब मैं कंप्लीट सर्कल कर लूँ तो ये 360 डिग्री। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, चूंकि हमारे पास जो है, यहाँ पे मैं एक और बना लेता हूँ, चूंकि इस केस में हमारे पास क्या हो गया है, ये स्टार्ट हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये आ गया यहाँ पे इस पॉइंट में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है। अब अगर हम देखें ये टोटल 360 नहीं हुआ है, मीन्स यहाँ तक नहीं पहुंचा है, कितना कम है, राइट। अगर मैं इसको नाम देता हूँ फाई और ये हमारे पास है थीटा, तो ये हमारे पास है टोटल 360 डिग्री। तो ये जो एंगल थीटा है ये 360 से कितना कम है, 5 कम है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 5। अब 5 की वैल्यू हमारे पास क्या है, टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। तो हमारे पास फार्मूला क्या गया, थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस टेंजेंट इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। उसमें हमने पढ़ा कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमने जो है मोर देन 2 वेक्टर्स की बात की कि अगर हमारे पास वेक्टर्स की तादाद ज़्यादा हो 2 से, तो फिर हम कैसे जो है उसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमने डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल्स की बात की, जो कि ये टॉपिक है जिसमें हमने रूल्स फाइंड आउट कर लिए कि रिजल्टेंट के एंगल्स अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कि वो डिपेंड करता है आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज के ऊपर, उनके साइंस के ऊपर, पॉजिटिव है दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है। सो दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। आज का टॉपिक जो है थोड़ा लेंथी है क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे जो है वो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। सो होपफुली स्टूडेंट आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।